हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंक वाई। तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमंस के बारे में। ठीक है। हम अक्सर जब न्यूज़ पढ़ते हैं, हम जब अक्सर अपने सोसाइटीज़ को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रैटिफिकेशन है हमारी खुद की सोसाइटीज़ में, वर्ल्ड में भी। तो मैं आज इंडियन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा और मुझे बात करनी है ह्यूमंस की कि किस तरीके से हम लोगों ने एक दूसरों को ही बाँट रखा है। ठीक है? और उस चक्कर में उस चीज़ों में हमने किस तरीके से ह्यूमंस को इतना डिग्रेड कर दिया है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते अब। ठीक है? ऐसे बहुत सारे ह्यूमंस हैं जो आज सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ककून में बंद हैं। ठीक है? लेकिन वो अब वो खुद कुछ सोच ही नहीं सकते। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ॉलो करना चाहते हैं या जानते हैं। उनको एक कोई कमांडर चाहिए जो उनको कमांड करे और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही करेंगे जो उनका कमांडर कह रहा है। वो ना तो खुद सोचेंगे, लोगों ने तो सोचने की क्षमता छोड़ दी है, लोगों ने तो पढ़ना छोड़ दिया है, तो लोगों ने लिखना छोड़ दिया है, तो सोच तो दूर की बात है। लोग सोचेंगे ही नहीं तो कहाँ से सॉरी, पढ़ना-लिखना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सोच ही नहीं रहे हैं लोग इसके ऊपर। अगर लोग सोचेंगे ही नहीं तो फिर कहाँ से पढ़ना, कहाँ से लिखना, क्या लिखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या पढ़ेंगे वो, है ना? तो मैंने इस चीज़ के ऊपर मैंने पेजेज़ में लिखा है, मतलब मैं ऐसे लिखता रहता हूँ बहुत बहुत सारी चीज़ें। तो ऑन ह्यूमन्स के टॉपिक के ऊपर ही मैंने कुछ लिखा है, तो मैं उसका पहला पन्ना पढ़ के आपको सुनाता हूँ, ठीक है? Every man and a human in this planet can do and achieve his greatest intellectual capability, irrespective of its gender, race, color, sexual orientation, religion, caste, etc., etc., etc. Because we have brain and brain has consciousness. Everybody has a similar kind of brain. In order to increase their intellectual capacity and rational thinking, one must doubt their own brain too, and also doubt to their respective institutions which made him the person he is today. The intellectuality of a person can increase, but it takes time and patience and obviously courage. It's very sad that when I read history, I come to know about the divisions of human, the discrimination they faced, the violence they faced, their voices got unheard. Everybody in this planet can make inventions, create inventions, and discoveries of all sorts. Every human has capability and intellectuality, but these divisions and discrimination and violence led them degraded. ठीक है? तो जो एक तरीके के एक तबके के लोग हैं, उन्हें हम वैसा ही रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ही हम पावर में रहेंगे, जो पावरफुल लोग हैं। ठीक है? मैं इसको आपको समझाता हूँ किस तरीके से। 1 मिनट, ये रहा मेरा पेन। अब हम समझते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल पावर, ठीक है? पॉलिटिकल पावर की अगर हम बात करें, तो एक पॉलिटिकल पावरफुल पर्सन को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है? वो चाहेगा कि उसका जो वोट है, वो हमेशा हमेशा इंक्रीज़्ड रहे, ठीक है? ताकि वो पावर में रहे। ओके, ठीक है। और अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें तो हम एफपीपी, फर्स्ट पर्सन प्रेफरेंस प्लूरैलिटी, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस प्लूरैलिटी का इलेक्टोरल सिस्टम हम यूज करते हैं। इससे क्या होगा, इसमें इसमें मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको आपको एक पॉलिटिकल पार्टी में कुछ खड़े हो, ठीक है। ये आप हो और यहाँ पे आपको चाहिए, ये आपके आपके पास आ सकते हैं 10 वोट, ठीक है। तो और भी लोग खड़े होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको मिला 3 वोट, इनको मिला 2 वोट, 2 वोट, 2 3 5, है ना। तो इनको भी 2 वोट, 7,
इनको 1 वोट, 8 इनको भी 2 वोट, ठीक है? तो अगर हम इस फर्स्ट पर्सन प्लurality को नहीं करें, अगर हम मेजॉरिटी को चूज़ करेंगे, तो इसका क्या मतलब है कि जो भी 5 वोट से ऊपर रहेगा, वो जीतेगा। लेकिन फर्स्ट प्रेफ़रेंस प्लurality में ऐसा नहीं होता। तो जैसे कि इनको मिला है 3 वोट और बाकी को मिला है 2 वोट, 2 वोट, इनको मिला है 1 वोट, इनको मिला है 2 वोट। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो कैंडिडेट है ये जीत जाएगा, ठीक है? इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन प्लurality, ये हम यूज़ करते हैं हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में, ठीक है? तो वो क्या चाहेगा कि वो सत्ता में रहे, वो पावर में रहे, तो अपने जो प्रजा है, उनको वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट की नज़रों से देखेगा। उनके लिए ह्यूमन्स क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वोट, ठीक है? एक नंबर है वो। हम क्या इतने डिग्रेडेड हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हें वोट के नज़रियों से देखें? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? सिर्फ़ और सिर्फ़ वोट। बस वोट माँगने चले जाते हैं, होता जाता कुछ नहीं। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ शुरुआत से, ठीक है? हम देखते हैं कि हम जब स्टूडेंट थे, तो हमारे साथ क्या हुआ? यहाँ पे मैंने लिखा है ना, आई थिंक देयरफॉर आई एम, हमारा वजूद हम इसलिए है क्योंकि हम कॉन्शियस बीइंग हैं, इसलिए हमारा वजूद है, ठीक है? ये डेस्कार्टस है, बहुत अच्छे फिलॉसफर, बहुत बड़े फिलॉसफर। इन्होंने कहा था आई थिंक देयरफॉर आई एम, और ये बोल के इन्होंने फिलोसॉफिकल जगत में अपना नाम बना लिया था। ये सिर्फ और सिर्फ यही नहीं बोला है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट फ्रेज है जिसके ऊपर किताबें लिख सकते हैं आप, और लिखी भी गई है, आप जाके सर्च कर लेते हैं, कर लेना, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं स्टूडेंट से। हम जब स्टूडेंट थे स्कूल में, ठीक है? आप क्या हो? आप स्टूडेंट हो? ना, आप स्टूडेंट नहीं हो। आप ह्यूमन हो? आप ह्यूमन भी नहीं हो। आप क्या हो? मम्मी पापा के इन्वेस्टमेंट, ठीक है? सीधे सीधे से कह लेते हैं पेरेंट्स, ज्यादा इंक्लूसिव है। पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए आप क्या हो? इन्वेस्टमेंट। स्कूल स्कूल तक की बात कर रहा हूँ, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक, ठीक है? प्री नर्सरी, नर्सरी भी कवर्ड हो गया इसमें, और ये क्लास 12 तक, क्लास 12 तक की बात कर रहा हूँ मैं। और टीचर्स के लिए आप क्या हो? सिर्फ और सिर्फ मार्क्स। टीचर्स का प्रमोशन कैसे होगा? जब उनके क्लास से बहुत सारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 80% एंड अबव, अगर हम इसको क्राइटेरिया में रखते हैं, तो अज्यूम करते हैं हम ये, ठीक है? अगर हम ये अज्यूम करें, तो स्टूडेंट, उनके लिए, टीचर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मार्क्स है, एक जरिया है, ताकि वो प्रमोशन ले सके और उनको ज़्यादा पैसा मिल सके, बस। इस वजह से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो आपको क्या पढ़ा रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या पढ़ रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके के ह्यूमन बन रहे हैं, ठीक है? उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये फ़र्क पड़ता है कि आपके पास मतलब आपसे कितना ज़्यादा पैसा लिया जाए। ये पूरा सिस्टम काम करता है स्कूल का, आज के स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? इसमें कोई लर्निंग नहीं है, आपको सिखाया ही नहीं गया है कि आप एक ह्यूमन हो। आपको सिखाया ही नहीं गया है कि आपके पास एक ब्रेन है, आपको सिखाया ही नहीं गया है कि आपके पास एक कॉन्शियस है। उस कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके आप रैशनल ह्यूमन कैसे बने, आपको सिखाया ही नहीं गया है, ठीक है? और मेरे अंदर एक एंगर महसूस कर रहे हो ना आप? मेरे अंदर एक बहुत बड़ा एंगर है, वो बस निकल रहा है फूट-फूट के अब यहाँ पे, और मैं बोलूँगा, और मैं जब तक बोलूँगा तब तक उनके वो सुन ना लें, मैं तब तक बोलूँगा। अब जो मेरे साथ खड़ा है, वो खड़ा है, जो मेरे साथ नहीं है, वो नहीं। सिंपल सी बात। अगर आपको लगता है कि मैं आप लोग के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूँ, तो प्लीज़ मुझे फ़ॉलो करिएगा, और प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा इसमें, ठीक है? मैं सब्सक्राइब करने के लिए, वो फ़ॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। फ़ॉलो करिएगा मतलब मेरी लेक्चर्स, ये जो भी होते हैं, सारी चीज़ें सुना करिए और क्वेश्चन्स किया किया कीजिए, ठीक है? और मैं ये सारी जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं मैं ये आखिरी में बोलने वाला था, लेकिन पता नहीं अभी बोलने का मेरा मन कर रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, पूरे के पूरे जितने भी वीडियोज़ डली हुई है, 12 वीडियो, ये 13 वीडियो होगा, ये 13th वीडियो होगा, ठीक है?
उस जितने भी वीडियोज़ में आपको जितना भी लगता है कि जहाँ पर भी मुझे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, कीजिए। जहाँ पर भी आपको लगता है कि सवाल पूछे जाने चाहिए, वहाँ पूछिए सवाल, ठीक है? क्योंकि वही चीज़ हमें आगे लेकर जाएगा, सवाल पूछने, ठीक है? सवाल पूछना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे, तो फिर आप गए, ठीक है? तो ये चीज़ आप समझ के रखिए, ठीक है? तो टीचर्स के लिए आप सिर्फ मार्क्स हो, ठीक है? आपको सिखाया नहीं गया कि आप ह्यूमन हैं, आपको सिखाया नहीं गया आपके पास ब्रेन है, आपको सिखाया नहीं गया कि आपके पास कॉन्शसनेस है जो रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करे, और इस तरीके से आपको कुछ सिखाया नहीं गया। आपको क्या सिखाया गया है स्टूडेंट्स के नाते, कि अपने स्कूल का आप एक तरीके से पोर्टफोलियो, ठीक है? किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? स्कूल का नाम कौन करेगा? एंड टू एंड स्टूडेंट ही करेगा, ठीक है? टीचर्स तो करने से रहा। टीचर बस आपको एक तरीके का बताएगा, एक प्लेटफ़ॉर्म देगा, सिंपल सी बात है। लेकिन स्टूडेंट है वो, जो अपने स्कूल का पोर्टफोलियो बनाएगा। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आप स्टूडेंट नहीं हो, एक बात समझ लो, आप स्कूल जा रहे हो, स्टूडेंट नहीं हो। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ज़रिया हो उनका ब्रांड बनाने के लिए, ठीक है? इनका ब्रांड बनना चाहिए ताकि इनके पास बहुत सारा पैसा आए, ठीक है? और ये एडमिशन की फ़ीस बढ़ाते जाएँ और आप इनकी जेबें भरते जाएँ, बस। इनका इतना ही मकसद है, इनका इतना ही मानना है। आपसे इनको कोई लेना-देना नहीं। अगर आपसे इनको कोई लेना-देना होता, तो आप जैसे आज हैं, वैसे आप होते ही नहीं। उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर होते और मुझको ये चैनल खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है? और अगर मैं ये चैनल फिर भी खोल लिया होता, तो भी लोग मेरे पीछे पड़े होते और क्वेश्चन कर रहे होते। आज तक, अभी तक मैंने एक कमेंट नहीं देखा अपने 13th वीडियो तक में। किसी किसी ने भी कुछ भी सवाल पूछा हो, मुझे ही क्रिटिसाइज़ कर किया हो, किसी ने नहीं। लेकिन पूछिए, पूछिए, मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, पूछिए आप, ठीक है? तो ये आप हो एक स्कूल में 1 से लेके 12 तक, सिर्फ़ टीचर्स के लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्क्स हो, ताकि वो उन्हें अपनी प्रमोशन मिल सके और जेबें भर सके। स्कूल के लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ज़रिया हो, जिससे उनका ब्रांड बने, पोर्टफ़ोलियो बने, ताकि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्या करना है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हर एक क्लास में 90% लेकर आना है। इससे क्या होगा? आप देखे नहीं कि स्कूलों के में कैसे फ्रेम्स लगते हैं, अपने कॉरिडोर्स में या फिर एडवर्टाइज़मेंट में, कि कितने बच्चों ने 90% से ऊपर लेकर आए। इससे इससे इनके फ्यूचर का कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? 90% से फ्यूचर का कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? तो मैं फॉर्मल एजुकेशन को हम लोग अलग वीडियो में क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन अभी के लिए अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ह्यूमन्स की बात करना चाह रहा हूँ। तो आप स्टूडेंट्स हो, और आप स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप एक ह्यूमन हो, उसके बाद आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है? तो आपको किस तरीके से रिड्यूस कर दिया गया? मार्क्स, ब्रांड बिल्डिंग, और पेरेंट्स के लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है? इन्वेस्टमेंट, बस। इनमें आपको रिड्यूस कर दिया और आप इसी बबल में जी रहे हो, ठीक है? और आप इस बबल में जीने के बाद आप ये सोचते हो कि मैं आईआईटी जाऊँगा और मेरे सब चीज़ें ठीक हो जाएँगे। वॉव! क्या सोच है आपकी। रैशनल थिंकिंग तो है नहीं, और यहाँ पे इतनी बड़ी फैलेसी करके बैठे हो आप, ठीक है? रीज़निंग की इतनी बड़ी फैलेसी हो रही है यहाँ पे, और लोगों को खबर नहीं, लोग इस पे बात भी नहीं करना चाहते। जो करते हैं उनको वो साइलेंस कर देते हैं ना लोग। जैसे कि मैं हूँ, हो सकता है कि ये वीडियो भी साइलेंस हो जाए, मुझे नहीं पता, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन मैं फिर भी बनाऊँगा और बोलूँगा। तो स्कूल तक में आपकी जर्नी ये रहती है, ठीक है? स्कूल में आपने ये सीखा, स्कूल में आपने ये जाना, और इसी के ऊपर अगर कैपिटलिज़्म जगह बना लेता है और पेट्रियार्की अपनी जगह बना लेता है, तो फिर लड़कियों को इससे भी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है? और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिन जो 90% नहीं ला सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना? हर कोई 90% नहीं ला सकता। उनको लोग गंदी नज़र, गंदी नहीं, मतलब एक निचली नज़रों से देखने लग जाते हैं। तो हम क्या स्टूडेंट्स नहीं बना रहे, हम ये बना देते हैं। हम उनमें क्लासिस्ट सोच लेकर आ जाते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ 2 मिनट। तो क्लासिस्ट जो सोच है वो स आप
वो आपके बचपन से आती है, ठीक है? क्लासिस्ट कि देखो मैं 90% हूँ, तो मैं नोबल हूँ। मेरे पास आईफ़ोन है, ठीक है? तो मैं नोबल हूँ। सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग बट आज ये है, आज सँभाल लो प्लीज़। मेरे पास क्या बोलूँ बाइक है, स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो मैं नोबल हूँ। कार है, तो मैं नोबल हूँ, ठीक है? आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आप कोई नोबल नहीं हो। आपके पास बस पैसा है, जो आपके पापा ने कमाया है, बस। आप आपको ना तो सोसाइटी की खबर है, आपको ना तो पॉलिटिक्स की खबर है, आपको ना तो किसी और चीज़ की खबर है, बस आप इन चीज़ों में घिरे हुए हो, ठीक है? नोबिलिटी में। और अगर आपका 90% आता है, तो पेरेंट्स भी खुश है, इसलिए आप कुछ करते ही नहीं, आप कुछ सोचते ही नहीं। उनके बाहर आप कभी सोच ही नहीं सकते, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स खुश है, सिंपल, सिंपल एज़ दैट, है ना? तो ये पेरेंट्स के लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर इन्वेस्टमेंट हो, तो वो आपसे रिटर्न चाहेंगे और रिटर्न में क्या? जो मेरा बेटा है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख रुपए पर ईयर कमाए या 20 लाख कमाए या 30 लाख कमाए, है ना? यही तो उम्मीद रहती है ना, आगे जाके, बस पैसा। कोई उससे ये नहीं पूछता कि उसको क्या करना है या वो क्या सोचता है, ठीक है? और अगर कोई पूछे भी और अगर वो कुछ बोले कि मुझको कुछ नहीं करना, मुझको ये नहीं करना, मुझको वो नहीं करना, मैं बस बैठे रहना चाहता हूँ या फिर ऐसा कुछ है, तो उसको कोई सही राह दिखाने वाला भी नहीं मिलता। और यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स लोग फँस जाते हैं और हम देखते हैं कि कितने सारे सुसाइड्स होते हैं इसी सब चक्करों में, इसी सब चीज़ों में, जब आप पर ये इम्पोज़ किया जाता है, जब आप पर ये थोपा जाता है, ठीक है? कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आईआईटी करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आईआईएम करना है। इस तरीके से क्यों? क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है? द मेन आंसर इज़ एक कैपिटलिज़्म। सबको अपने जेबें भरने से मतलब है ना यार, सबको अपनी जेबें भरने से मतलब है। तो एजुकेशन सबसे अच्छा तरीका है अपनी जेब भरने का। आपको क्या करना है, आपको बस जो वीक पेरेंट्स में मेरा मतलब ये है, जो फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड होते हैं, ठीक है? उनके बच्चे सेकंड जनरेशन होंगे, ठीक है? तो जो फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, जो भोले-भाले होते हैं, जो जिनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंस्टीट्यूशन सँभाल सकता है, उसकी सोच नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में इतनी पावर दे देंगे, अपने आप ही सबमिट कर देंगे इस कैपिटलिज़्म के अंडर पे, अपने आप को और अपने बच्चों को। और वो ये चीज़ नहीं समझते कि उनके वजह से उनका जो बच्चा है, जो चाइल्ड है उनका, वो कितना प्रेशर से सहता है, ठीक है? इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सेम टू सेम आप अगर बड़े हो जाओ तो यूपीएससी आ जाता है, आईआईटी हट गया, आईआईएम हट गया, आ गया यूपीएससी। ये कुछ नहीं है, ये बस क्लोक्ड आईआईटी आईआईएम है और कुछ नहीं, यूपीएससी। हम अच्छे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो थे, एज़ अ स्टेट, एज़ अ नेशन, है ना? इंडियन स्टेट एज़ इन इंडियन नेशन, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को मार दिया, ठीक है? डेथ खत्म कर दिया। इतनी अच्छी-अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी, सबको खत्म कर दिया। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम फीस चार्ज करती है और उनके पास रिसोर्सेज़ अच्छे खासे होते हैं। वहाँ पे आज़ादी होती है, मेन है आज़ादी। किस चीज़ की आज़ादी? सोच की आज़ादी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सोच की आज़ादी। अगर आप सोच ही नहीं सकते एक चीज़ में, अगर आप ककून में जी रहे हो, तो फिर तो आपको भगवान ही बचाए। और ये भगवान ही बचाए सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रेज़ है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं भगवान पे ऐसा मानता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ अज़्यूम मत करने लग जाना, क्वेश्चन करना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपका स्टूडेंट लाइफ़ ये है, ठीक है? 1 से लेके क्लास 12 तक। फिर चले जाते हैं आपका कॉलेज आ गया। तो हमने यूपीएससी वगैरह की बात तो कर ही ली। तो जब आप जैसे ही ग्रेजुएशन में पहुँचते हो, ठीक है?
अचानक से आप क्या हो गए, जो आप 90% और ये सब जो थे, जो आप रिड्यूस्ड डिग्रेडेड जो आप थे, वो अब आप क्या हो गए हो, पैकेजेस। कि भाई तू कितना ज़्यादा पैकेज लेकर जाएगा इस यूनिवर्सिटी से या फिर इस कॉलेज से। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक बंदे की लगती है 5.5 लाख की जॉब, ठीक है, पर ईयर, और एक बंदे की लगती है 20 लाख की जॉब, ठीक है। तो अब जो लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और ये सारी जो सोसाइटी है पर्टिकुलरली, वो इस 20 लाख वाले को ज़्यादा देखेगी, उसकी बात ज़्यादा सुनेगी, और जिसका ये 5.5 लाख। तो हमने क्या किया, एक ह्यूमन को सबसे पहले स्कूल में हमने रिड्यूस किया मार्क्स तक, और जब हम ग्रेजुएशन में आए, ठीक है, तो हमने रिड्यूस कर दिया उसको सिर्फ और सिर्फ पैकेजेस में। यार कितना पैकेज लेकर जाएगा ये, पैसों में तौल दिया उसको, इतना आसान है, ठीक है। 6 लाख, 5.5 लाख, जो भी है वो पैसों में नीलामी हो गई आपकी। अब आप सोचते हो कि यार चलो ठीक है, जैसे तैसे ग्रेजुएशन तो कर लिया, व्हाट अबाउट मैरिज। मैरिज में अगर आप लड़के हो, ठीक है, तो आपको कम से कम एक ब्रैकेट में कमाना होगा। उस ब्रैकेट का नाम है 10 से लेकर 30 लाख के बीच। इसमें आपको अच्छी लड़की मिलेगी, और ये कौन डिसाइड करेगा, पेरेंट्स। तो आप किस में रिड्यूस हो गए, इनकम में, और आपकी एज होगी 28, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, और अगर आप 10 लाख से कम कमाते हो, लेट्स से 6 लाख, हार्डली आपको कोई पूछेगा भी, हार्डली आपकी मैरिज होगी, हार्डली कुछ होगा आपका आगे जाके। सो यू आर अ ह्यूमन एंड यू आर रिड्यूस टू these many things in different period of your time, ठीक है। तो आप जब स्कूल में थे तो मार्क्स, बड़े हुए तो आप पैकेज, थोड़े और बड़े हुए, शादी लायक हुए तो इनकम। दिस इज कॉल्ड कैपिटलिज्म प्लस पेट्रियार्की। लोग ये नहीं देखेंगे कि आप क्या सोचते हो, लोग ये नहीं देखेंगे कि आपके विचार क्या है, लोग ये नहीं देखेंगे कि आप किसके लिए खड़े होते हो, लोग ये नहीं देखेंगे कि आप आपका पॉलिटिकल तो नहीं, लेकिन आपकी सोच किस तरीके से आप बनाए हो, और किस तरीके से आपकी कहानी रही है या स्टोरी रही है, कहाँ से निकल कर आप आए हो, कोई नहीं देखने वाला। सबसे पहले लोग ये सारी चीजें देखेंगे, मार्क्स, पैकेज, इनकम, ठीक है। ये इंडिया में यही है, और यही होता है, आज तक इसको कोई चैलेंज नहीं किया, और ये चैलेंज होना चाहिए, ये चैलेंज होना चाहिए। मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ, फ्रेंच बोलता हूँ, यूरोपियन रेनेसां पढ़ा मैंने। जब मैंने यूरोपियन रेनेसां पढ़ा, मुझे इतना गुस्सा आया अपने अंदर में कि किस समाज में हम लोग रहते हैं, ये समाज में हम लोग रहते हैं। ह्यूमंस को नंबर्स में रिड्यूस कर दिया, बस, सिंपल, सिंपल। स्टूडेंट्स की आज कोई आवाज नहीं है। स्टूडेंट्स यूपीएससी के तैयारी करते करते कोचिंग सेंटर में मर जाता है, आया था ना, डूब के मौत हो जाती है 3 लोगों को। हार्डली एक हफ्ता चला होगा ये सारी चीजें, आके माफी मांगना, ये करना, वो करना, दुनिया भर की चीजें, जो भी है, जो भी हुआ। फिर क्या हुआ एक हफ्ते के बाद, खत्म, खत्म हो गया। कौन इनकी आवाज बन के कौन उठ रहा है? कुछ पॉलिटिकली, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं उठा, ऐसा नहीं है, कुछ पॉलिटिकली इंक्लाइंड जो पावरफुल लोग हैं वो खड़े होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन क्या वो इनफ है? वो इनफ नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, आपको
पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है? ये आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। और एक बार आप एजुकेटेड हो गए तो एजुकेशन इज़ आल्सो डायरेक्टली लिंक्ड टू डाउरी, ठीक है? चलो आप समझ में आता है कि आप आईआईटी, आईआईएम इसमें नहीं गए, आपने यूपीएससी क्रैक नहीं किया, ठीक है? ये इन सब चीज़ों में आप नहीं गए। लेकिन आप अपनी एजुकेशन को बढ़ा लो, तो उससे क्या होगा कि जैसे-जैसे एजुकेशन बढ़ते जाएगा आपको, मान लो कि आपने 3 से 4 डिग्री कर ली और एक पीएचडी कर ली, मैरिज के रेट कार्ड में आपका रेट बढ़ जाएगा, समझे? बहुत सारी जगह चलता है सारी चीज़ें, बहुत सारी जगह, आप देखे भी होंगे, आपको पता भी होगा, लेकिन आप फिर भी उस पे आवाज़ नहीं उठाते, क्यों? क्योंकि पैट्रियार्की। इतना सब चीज़ पढ़ के, इतना सब चीज़ करके ये आईआईटी, आईएम, यूपीएससी भी करके फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आईएएस है, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मुझे डाउरी नहीं चाहिए या मुझे डाउरी नहीं पसंद, ठीक है? कभी नहीं बोलेगा, क्यों? क्योंकि उसको ये प्रिविलेज मिल रहा है ना, उसको ये पैट्रियार्की प्रिविलेज दे रहा है, उसके पास करोड़ों रुपए आएँगे, उसके पास गाड़ी आएगी, हो सकता है एक बंगला भी आ जाए। इन चीज़ों के पीछे पड़ा है यार इंसान, इतना रिड्यूस हो चुका है वो, इतना रिड्यूस, इत इस कदर से उसको खत्म कर दिया, डिग्रेड कर दिया है, समझ रहे हो? और ये सब का भुगतान कौन झेलता है? शादी में जो होता है, लड़कियाँ, इनके माँ-बाप को सब चीज़ करना पड़ता है, ठीक है? अच्छा लड़का, अच्छा लड़का का क्या डेफिनेशन है? वही कितना कमाता है, जितना वो कमाएगा उसके हिसाब से आपको दहेज देना पड़ेगा, और जब तक आप दहेज नहीं दोगे, लड़के वाले मानेंगे नहीं शादी के लिए, सिंपल। आपकी शादी नहीं होगी, और अगर आपकी लड़की की शादी नहीं हुई एक सर्टेन एज में, तो फिर तो इंडियन सोसाइटी के हिसाब से तौबा तौबा, ठीक है? तो पेरेंट्स के लिए ऐसा वो इमोशनल वाला होने का कोई उसमें बात नहीं है, ठीक है? ठीक है, सबके पेरेंट्स अपने-अपने तरीके से सबके रहते हैं। मैं उन चीज़ों को या फिर उन इमोशनल चीज़ों को मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये यही जो पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, जो अपने बच्चों के लिए बहुत फाइट करते हैं ताकि उनके बच्चे अच्छी जगह पर पढ़ें, अच्छे तरीके से उनको उनका डेवलपमेंट हो, वो सब चाहते हैं। मैं वो उसकी उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। वो यही कह रहा हूँ कि वही पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा-अच्छा चाहते हैं, जब बात मैरिज की आती है, जब बात कहीं अच्छी जगह पढ़ने की आती है, ठीक है? तो फिर इनकी ममता और ये सारी चीज़ें फिर कहाँ जाती हैं? ठीक है, जब बात इनके खुद के बच्चों की फ्रीडम की आती है, तो फिर कहाँ इनका ये ममता और ये जो पेरेंट्स वाला जो चीज़, इमोशनल वाला जो चीज़ होता है, वो कहाँ चले जाता है फिर? मैं ये कह रहा हूँ, क्यों अपनी बेटियों की शादी कराने के लिए इतने लाखों-लाखों, करोड़ों-करोड़ों रुपए दिए जाते हैं? क्यों? कोई सवाल उठाता है इन पे? उठाओ अब सवाल। कितने डार्कर एज में जियोगे? ये डार्क एज है, ये दिस इज़ अ डार्क एज, ठीक है? जब मैं रेनेसाँ पढ़ रहा था, वहाँ के जब लोग जब रैशनैलिटी को इतना अपनाने लगे, उन्होंने खुद के ऐज को डार्क एजेस एजेस घोषित कर दिया था। उन्हें खुद का ऐज इतना नापसंद आ रहा था उस टाइम पे, कि हम किस जब लोग रियलाइज़ करने लगे कि यार हम किस चीज़ में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं। तो मैं वो आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी का रेनेसाँ करवाना चाहता हूँ मैं। ठीक है? और ये आपसे होगा, मेरे से नहीं होगा। एक वीडियो देख लोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके पास करेज होना चाहिए कि आप अपनी ओल्डर थिंकिंग को किस तरीके से तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो और नया बना सकते हो। ठीक है? आपकी डिग्निटी आपके हाथों पे है। ठीक है? कॉर्पोरेट्स आपको एम्प्लॉयी समझता है, और कुछ तो एम्प्लॉयी भी नहीं समझता।
क्या समझता है? फिर एक पार्टनर, ये पार्टनर बोल के वो एम्प्लॉय और सारे लॉ से बच जाते हैं। और ये पार्टनर्स का होता क्या है? गिग वर्कर्स विदाउट एनी राइट्स। कॉर्पोरेट्स के लिए आप सिर्फ और सिर्फ चीप लेबर हो। एक ह्यूमन चीप लेबर बन गया। और कितना डिग्रेड करोगे और कितना डिग्रेड करोगे अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को। अब तो जग जाओ, अब तो जग जाओ, आवाज उठाओ, अब तो आवाज उठाओ। उठ खड़े हो, लिखो अपनी चीजें। डरो नहीं, डरो मत, कुछ नहीं होगा, डरो मत। रुको, हटाता हूं इनको मैं, यहां लिख देता हूं। फ्रीडम। डोंट बी अफ्रेड। रेज योर वॉइस। इतने सारे फिलोसफर्स हुए, उठाओ उनको, किताबों को उठाओ, वापस से पढ़ो, पढ़ना शुरू करो। कांत को पढ़ो, डेस्कार्टस को पढ़ो, जो ये चीज जो जिन्होंने लिखा। पोएम्स पढ़ो, कितना कुछ है पढ़ने के लिए अपना। भगत सिंह को पढ़ो, बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ो, पेरियार को पढ़ो, गालिब को पढ़ो, जॉन इलिया को पढ़ो। पढ़ो तो, समझो तो, देखो। सिर्फ और सिर्फ जो चीजें दिखाई जाती है आपको, सुनाई जाती है, समझाई जाती है, समझाई तो नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ जो दिखाई और सुनाई जाती है उन पर विश्वास करना बंद करो। सबसे पहली बात, आप पढ़ना शुरू करो। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ कि यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गए और पढ़ना छोड़ दिया। एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट शुडंट बी स्टॉप्ड। ठीक है? तो पढ़ना कभी मत छोड़ो, कुछ भी पढ़ो। हर दिन का एक पन्ना पढ़ लो, काफी है, काफी है। शुरुआत अच्छी रहेगी। अपनी जबान से ही शुरू करो, आप जो भी जबान बोलते हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको उर्दू पसंद है, उर्दू पढ़ो। आपको मराठी पसंद, उससे ज्यादा समझ आता है, उससे पढ़ो। हिंदी ज्यादा समझ आता है, उससे पढ़ो। इंग्लिश समझ में आता है, पढ़ो। फ्रेंच समझ में आता है, पढ़ो। पर पढ़ो, कितनी सारी चीजें ट्रांसलेट हो चुकी है। इतने सारे रशियन राइटर्स है, फिलोसोफर्स है, उठाओ उनकी किताब और पढ़ो। किस में पढ़ गए हो आप? ये सेल्फ हेल्प के चंगुल में क्यों आ गए हो? ये जो सो कॉल्ड गुरुज हैं, उनके चंगुल में क्यों आ गए हो? आपको फंसा के रखेंगे वो, निकलना मुश्किल हो जाएगा। होता क्या है ना, ये है स्पेक्ट्रम, ये है ट्रुथ। ठीक है? बीच में आएगा ट्रू। ये होता है फॉल्स। ठीक है? ये भी होता है फॉल्स। ठीक है? जो यहाँ पे लाई करेगा, जो भी आर्ग्यूमेंट या जो भी आइडिया, जो भी कुछ है, ठीक है, उसको तो आप झट से पहचान लोगे। फॉर एग्जाम्पल, 2 + 2 = 5। ये है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है? ये आपने झट से पकड़ लिया कि यार नहीं, 2 + 2 तो 4 ही होता है, चाहे जो हो जाए। अल्टीमेट ट्रूथ है कि यार 2 + 2 = 4। लेकिन अगर 2 + 2 = 5 लिख दिया तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? फॉल्स। जो चीजें, और फिर इसी से आप आगे आगे लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ। तो जो चीजें ट्रूथ के एकदम करीब होती है ना, ये देखो ऐसे,
जो टच करती है, जो एकदम करीब होती है, उसको एक तरीके से पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल क्या दूँ मैं? एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री से लेता हूँ। पहले लोगों को ऐसा लगता था कि जो अर्थ है, वो सेंटर पे है और उसके अराउंड सारी चीज़ें, पूरी यूनिवर्स घूमती है। लेकिन महान व्यक्ति और बहुत ही अच्छे फिलोसोफर और बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन कोपरनिकस ने ये कहा कि अर्थ अ, वहीं रहता है। मतलब अर्थ मिडल पोज़ीशन नहीं है, ठीक है? अर्थ सन का चक्कर लगाता है। तो बहुत बवाल मच गया था, आप ज़रा पढ़ के देखना। अर्थ घूमता है सन के इर्द-गिर्द और वो खुद में भी घूमता है, वो बाद में आया। लेकिन ये जो था ना, ये बहुत बड़ा शिफ्ट था रैशनल थिंकिंग में। क्योंकि ये जो अर्थ वाला जो चीज़ है ना कि अर्थ सेंटर में है, ये बहुत ही इगोइस्टिक आर्गुमेंट है कि अर्थ सेंटर में है, उनमें जो इंसान है और इंसान से जो सो कॉल्ड व्हाइट सुप्रीमिस्ट और ये सारी चीज़ें, वो सब जो था, वो सब आ जाता है यहाँ पे, ठीक है? लेकिन कोपरनिकस ने कहा कि अर्थ नहीं, सन है बीच में और अर्थ उसके इर्द-गिर्द घूमता है। तो सन एक तरीके से मेन है, जिसके वजह से प्लैनेट्स घूमते हैं। ये इसको अ, पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद रैशनल थिंकिंग, ये सिस्टम को आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है? जो झूठ सच के इतने करीब हो, उसको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए लोगों ने बहुत सारे सिस्टम्स बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जिसकी वजह से आप इस ट्रुथ तक पहुँच पाओ। ये रहा ट्रुथ, छोटू-सा बीच में, ठीक है? तो इस ट्रुथ को आप पहचान पाओ कि असल में ट्रुथ है क्या? असल में आपके साथ हो क्या रहा है? उसको पहचानो, उसको जानो। मुझे पता है कि आप इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा, इतना जल्दी नहीं आएगा आपको, ठीक है? आपको आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रील दिखा-दिखा के आपके अटेंशन से दे आर अर्निंग प्रॉफिट्स, ठीक है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रील व्यूअर बना दिया। इससे क्या हो रहा है आपका? अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। अब आपका अटेंशन स्पैन कुछ सेकंड्स का है बस, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सेकंड। आप एक चीज़ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 सेकंड तक अटेंशन दे सकते हैं। नहीं तो फिर आपको एंग्ज़ायटी होने लगती है, दूसरी-दूसरी चीज़ें करनी है आपको, बहुत सारी चीज़ें करनी है। हाइपर एक्टिविटी बढ़ चुकी है अब लोगों की, ठीक है? एडीएचडी तक बहुत सारे पेशेंट निकल कर आ रहे हैं और जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, वहाँ पर लोग ज़्यादा जाने लगे हैं और ऑब्वियसली क्योंकि अवेयरनेस भी बढ़ी है, इस सब वजह से भी थेरेपिस्ट वगैरह की अवेयरनेस भी बढ़ी, इस वजह से भी जाने लगे हैं। लेकिन ये होने लगा है आपको, कॉर्पोरेट्स आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या मानते हैं, रील व्यूअर मानते हैं आपको बस, कि आपसे आपका अटेंशन 5 या 6 सेकंड का कैसे लें, बस इन पे रिसर्च हो रही है। बहुत बड़ी टीम है इसके पीछे, ऐसा नहीं समझो, ठीक है? पूरी रिसर्च कंपनीज़ बैठी हुई है यहाँ पे बड़ी-बड़ी, ये मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज़ और ये सारी चीज़ें, जो इन पर रिसर्च करती है। लाखों एम्प्लॉइज़ लगे हैं आपके पीछे कि आप उनके ब्रांड और या फिर उनके प्रोडक्ट को आप अटेंशन दें, उनके एडवर्टाइज़मेंट्स देखें, ताकि वो इन टर्न यू नो प्रॉफिट्स जनरेट करे, बस। ये एडवर्टाइज़मेंट बिज़नेस बहुत बड़ा बिज़नेस है, बहुत पैसे छापते हैं इन लोग, बहुत। होता कुछ नहीं, झूठ फैलाने का काम है। शुरुआत कहाँ से हुई? नाज़ी एंड 1900s कंज्यूमरिज़्म, पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है? तो 1900s में कंज्यूमरिज़्म का बहुत बढ़-चढ़ के वो इज़ाफ़ा हुआ। 1900s में
प्रोडक्ट्स वगैरह को लेकर ये सारी चीज़ें और जब नाज़ी आया, तो नाज़ी ने अपना प्रोपोगेंडा जिस तरीके से फैलाया था, ठीक है? तो प्रोपोगेंडा की ताकत सबने देखी। वर्ल्ड वॉर 2 की बात कर रहा हूँ, जो कि एंड हुआ 1944 या 1945 में, है ना? तो तब तक लोगों ने अच्छे खासे स्टडीज कर ली थी प्रोपोगेंडा के ऊपर, बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च हो चुका था। तो एक तरीके से इसी से निकल के बना है एडवर्टीजमेंट। आपको विज्ञापन देना है, विज्ञापन करना है अपने प्रोडक्ट से, अपनी चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें पहले प्रोडक्ट्स की जाती थी, अब पर्सनल ब्रांडिंग और पर्सनल ये सारी चीज़ें हो चुकी है। तो आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में पड़े हुए हो, ठीक है? इनकम, मार्क्स, ये ब्रांड, बस इन्हीं सब चीज़ों। क्यों? ताकि आप प्रॉफिट कमा सको, बस, और पैसे कमा सको, बस। यही तो छोड़ना पड़ेगा, और ये सब छोड़ नहीं सकते, इतना करेज नहीं है सब में। और मैं मानता हूँ ये सारी चीजें ठीक है, आप नहीं छोड़ सकते, नहीं कर सकते, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं ना कि यार आप चीजें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप भले एडवर्टीजमेंट कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन आप एक पेज अंबेडकर का तो पढ़ो, पेरियार का तो पढ़ो, हिस्ट्री तो पढ़ो, ताकि आपको चीजें समझ में आए। ककून में मत जियो, ककून में मत जियो। दिया था ना प्लेटो ने, एलिगरी ऑफ द केव। समझाया था ना अच्छे से, एलिगरी ऑफ द केव में, कि किस तरीके से हम केव में हैं, और हमारे जो शरीर है वो एक तरीके से चेन में बंद है, और जो आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाया जाएगा इस स्क्रीन में, वही आप सिर्फ और सिर्फ मानोगे, ठीक है? ये आप देख रहे हो इनको, आपको बस लग रहा है कि यही एक दुनिया है, लेकिन जो ये बेड़ियां तोड़ पाएगा, ये जो चेन्स तोड़ पाएगा अपने, ठीक है, तो वो इस ककून से हटेगा, और अपनी वो बाहर झांक के देखेगा जो और भी ज्यादा बड़ी दुनिया है उनको, और उनको समझेगा। तो प्लेटो ने कहा था कि ये चीज एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन कर सकती है। एजुकेशन की ताकत बताई थी प्लेटो ने उस टाइम पे। और आज एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको जॉब दिलाने तक रह गया है। तो मैं ऐसा एजुकेशन को एजुकेशन नहीं मानता। सिंपल सी बात, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। उसमें आपको जिंदगी भर आपको पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ठीक है? तभी आप सीख सकते हो, तभी आप समझ सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस होके रह चुके हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक डिग्रेड होके रह चुके हो। किसी के लिए वोट, किसी के लिए मार्क्स, किसी के लिए इनकम, बस इन्हीं में रिड्यूस होके रहे हो, नंबर्स में रिड्यूस हो गए हो। कितनी घटिया चीज है ये, कितनी बुरी चीज है ये, जो आपके साथ हो रहा है और आपको समझ में भी नहीं आ रही है। आप देख रहे हो, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे हो। वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। Humans are reduced to mere numbers. बस। आपकी ब्यूटी का भी क्या है? आपके ब्यूटी का जो एक तरीके से आप अपने जो डेफिनेशन जो बनाए हो, उसमें क्या है? कैपिटलिज्म और पेट्रियार्की। उसी की वजह से आपका एक ब्यूटी का डेफिनेशन आपके दिमाग में है। और फिर उसके बाद ये सिमेट्री की बात करते हैं, है ना, कि किस तरीके से सिमेट्रिकल होने चाहिए आपके फीचर्स, और ये सारी चीजें। तो नंबर्स में घिर गए हो आप। इस सब की बात हम बाद में करेंगे, कुछ दूसरा वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, और ऐसा बताऊंगा उसका, आपको इतना बोलूंगा और आपको समझाऊंगा कि इसमें होता क्या है, ठीक है? तो अभी के लिए तो आप देखो कि ह्यूमन, ठीक है, जो एक कॉन्शियस बीइंग है, बोलते हैं ना ह्यूमन में पूरा ब्रह्मांड बसता है, बोलते हैं ना ऐसा। वो आज क्या बन के रह गया है? रिड्यूस टू मियर नंबर्स।
ओनली नंबर्स। व्हिच नंबर्स? मार्क्स। बार-बार दोहराऊँगा मैं, बार-बार दोहराऊँगा, सुनना पड़ेगा। वोट, इनकम। और ऐसा नहीं है सिर्फ़ लड़के भी है, लड़के ही हो रहे हैं ऐसे, लड़कियाँ भी। लड़कियाँ उसकी इस हालत तो और गई गुज़री है, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ पैट्रियार्की। ये तो अच्छा हो कि फेमिनिज़्म वेव की वज़ह से बहुत सारी चीज़ें सुधर रही है धीरे-धीरे, और इसको और प्रमोट करना चाहिए। तो ये हो गया आज की ह्यूमन की हालत ये है, और मुझे आज की ह्यूमन की हालत देखकर मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। मैं कहाँ अपना डिसेंट निकालूँ? मैं कहाँ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालूँ? वीडियो बना देता हूँ मैं। तो ये चीज़ है, ये है पूरा एपिसोड 8 आज का। आई होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, आपकी कुछ आँखें खुली होगी। आप कुछ सोचेंगे आगे जाके, कुछ बोलेंगे, ठीक है? और मैं तो स्टूडेंट्स लोग के साथ हमेशा खड़ा हूँ, जो भी जब भी उनके साथ कुछ होता है, मैं उनके साथ हमेशा खड़े रहूँगा। स्टूडेंट्स के साथ भी, एम्प्लॉइज़, वर्कर्स, कॉर्पोरेट्स में जो काम करते हैं उनके साथ भी, और जो मार्जिनलाइज़्ड ग्रुप हैं, माइनॉरिटी के ग्रुप हैं, और जो लो वेज वर्कर हैं, उनके साथ मैं सबके साथ खड़ा हूँ। आप चिंता मत करिए। इतना ही अगर कोई बोल देता है तो बहुत मदद हो जाती है, मुझे समझ में आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आगे चल के थिंक वाई को मैं और बड़ा बनाऊँगा, और ताकि मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर सकूँ, एजुकेट कर सकूँ उनको, और एक नई राह पे, और आई होप कि इंडिया भी एक रेनेसाँ का पीरियड देखे। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।